हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम चैप्टर कर रहे थे रेशियो एनालिसिस। उसमें हमने रेशियो शुरू की थी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके लिए मैंने एक तो इनकम स्टेटमेंट बताई थी। इस इनकम स्टेटमेंट से हम अलग अलग प्रॉफिट निकालेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, EAITD। ठीक है ना। तो ये सारा हमारा क्या था, ये सब हमारा इनकम स्टेटमेंट से निकल के आएगा। फिर उसके बाद हमने कुछ फॉर्मुलेज देखे थे, एक रिटर्न ऑफ इनकम का फॉर्मूला, रिटर्न ऑफ इक्विटी का, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन एसेट्स और अर्निंग पर शेयर। ठीक। उसके बाद मैंने तुम्हें दो नोट बताए थे कि इक्विटी का मतलब क्या होता है। इक्विटी का मतलब होता है सिर्फ ओनर का पैसा, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह तो उनको माइनस कर देते थे। कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड में हम डेट्स को भी प्लस कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड में कैलकुलेट करेंगे तो अगर डेट्स को भी प्लस कर दिया जाएगा। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से हम ये वाले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं। ठीक है ना। लिखना एग्जांपल। कॉमन लिमिटेड इज अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। Common Limited is a toy manufacturing company that provides you the following information for the year 2016. Provides you the following information for the year 2026 कर लो, 2026 फॉर द ईयर 2026। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है, 50 लाख की। लिखते जाना साथ साथ, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख। सेकेंड पॉइंट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये कितने की है, 20 लाख की। ये कितने की है, 20 लाख की। थर्ड पॉइंट, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है, 6 लाख रुपए का। जनरल रिजर्व हो गया 6 लाख रुपए का। फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ये कितने का होगा, 5 लाख रुपए का। ये कितने का रहेगा, 5 लाख रुपए का। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, एक हमारे पास क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात करूं तो वो क्या है, 75,000। सिक्स पॉइंट की बात करें तो ये क्या है, अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन कितने का है, 25,000 का। ठीक है ना। ये सब फिगर्स क्वेश्चन में दी होगी, अभी मैं क्वेश्चन अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, फिगर्स अपनी मर्जी से ड्राफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन कितने का, 25,000 का। सेवंथ पॉइंट क्या आ गया, सेवंथ पॉइंट आएगा सेल्स फॉर द ईयर। पूरे साल की सेल्स कितनी है, पूरे साल की सेल्स हो जाएगी 40 लाख। सेल्स कितने की हो गई, 40 लाख की। ठीक, 40 लाख की सेल्स हो गई। एट पॉइंट कहता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है, 40%। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है, 40%। नाइन्थ पॉइंट आएगा 8% डिबेंचर्स। 8% डिबेंचर्स है कितने के, 30 लाख रुपए के। 8% डिबेंचर्स कितने के हो गए, 30 लाख रुपए के। और लास्ट पॉइंट आ गया इनकम टैक्स रेट कितना है। इनकम टैक्स रेट है लेट से, वो भी कितना, 40%। इनकम टैक्स रेट कितना है, 40%। लिखना कैलकुलेट। ये सारा तो डाटा गिवन था। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट सबसे पहला आरओआई। आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। और तीसरा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड।
रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। थर्ड बात कर रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड की, ठीक। तो वो हमारा क्या रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक। अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड की और इन तीनों की कैसे कैलकुलेशन होगी। तो सबसे पहले कोई भी, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में हमें पता है कि अगर हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, यही फॉर्मूला था, ठीक। दूसरा देख लो, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं इसके लिए कि वैल्यूज पुट करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या था, ईएटी अपॉन इक्विटी इंटू 100, ईएटी अपॉन इक्विटी इंटू 100। तो दूसरा फॉर्मूला आरओई का हो गया। और तीसरा फॉर्मूला रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, इसका क्या था, ईएआईटीडी अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। ये तीन फॉर्मूले हमने पढ़े, ठीक। ये तीनों फॉर्मूले लगेंगे। अब इन तीनों फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, इन तीनों के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो अर्निंग चाहिए, अर्निंग में ईबीआईटी चाहिए, ईएटी चाहिए, ईएआईटीडी चाहिए। तो अगर मैं एक इनकम स्टेटमेंट बना लूं तो मुझे तीनों मिल जाएंगे, समझ आ रही है। फिर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, इक्विटी चाहिए और इक्विटी शेयर होल्डर फंड चाहिए, वो भी हम निकाल लेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं वर्किंग नोट पे, यहां लिखते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या करो, इनकम स्टेटमेंट बना लो। अब इनकम स्टेटमेंट ना पूरी मत बनाना, इनकम स्टेटमेंट क्या मत करना, पूरी मत बनाना, निकालना जरा इनकम टैक्स इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कहां से शुरू होता है, सेल्स से शुरू होता है। सेल्स में से क्या माइनस करते हैं, सीओजीएस, क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली दिया हुआ है कि आप 40 लाख की सेल करते हो, उसका 40% क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो मतलब क्वेश्चन यानी कि इनकम स्टेटमेंट को शुरू ही कहां से करो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से शुरू करो। 40 लाख की सेल, उसका 40% नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि 16 लाख रुपए का क्या हो गया, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऊपर की चीजें छोड़ देंगे। क्या क्वेश्चन में उसके बाद क्या आता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस होती है। क्या क्वेश्चन में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नहीं है। क्या क्वेश्चन में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नहीं है। तो दोनों ही नहीं है, तो उन दोनों को छोड़ देंगे, 0 0 हो जाएगा। तो यही जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ईबीआईटी हो जाएगा। बात समझ आ रही है, कोई डाउट यहां तक। इस ईबीआईटी में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डेट्स। तो डिबेंचर्स कितने के हैं, 30 लाख के डिबेंचर है, उस पर 8%। तो 30 लाख के डिबेंचर्स हैं, 30 लाख का 8%, 30 लाख का 8% कितना हो गया, 2,40,000। 2,40,000 क्या आ गया, ये आ गया। इससे हमारा आएगा ईबीटी, कितना आ रहा है, 13,60,000, राइट। इसमें से फिर क्या माइनस करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं। क्वेश्चन में टैक्स का रेट कितना दिया हुआ है, 40%। तो करना इसका 40% कितना आ रहा है, 5,44,000। तो ईएटी कितना आ गया, माइनस करना 8,16,000 आ गया। इसमें से माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, 20 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, 10% का डिविडेंड है उसके ऊपर। तो 20 लाख का 10% यानी कि कितना हो गया, कितना हो गया, 2 लाख, 2 लाख। तो ये आ गया 6,16,000। इसे हम बोल देंगे EAITD, EAITD। बात समझ आ रही है। तो ये हमारा हो गया 6,16,000 EAITD। तो हमें क्या क्या चाहिए, ईबीआईटी चाहिए, ईबीआईटी आ गया। ईबीटी चाहिए, सॉरी ईएटी चाहिए, ईएटी आ गया। और EAITD चाहिए, EAITD। ठीक।
अब क्या बचा है, कैपिटल एम्प्लॉयड बचा है, इक्विटी बची है और इक्विटी शेयर होल्डर फंड बचा। ठीक, तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 2 में हम निकालते हैं इक्विटी। इक्विटी का फॉर्मूला क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, और अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज है तो वो भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है, 50 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है, 50 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है, 20 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितने का है, रिजर्व एंड सरप्लस देखो क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस कहां से आया, इक्विटी हो गया 50, ये हो गया 20, जनरल रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, पी एंड एल भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11 लाख। तो 6 और 5 कितना हो गया, 11 लाख। तो 11 लाख का हो गया रिजर्व एंड सरप्लस माइनस, कहता है फिक्टिशियस, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी फिक्टिशियस एसेट्स है और अंडरराइटिंग कमीशन भी फिक्टिशियस एसेट्स है। तो कितना, 75,000 और 25,000, 1 लाख के हमारे क्या हो गए, फिक्टिशियस एसेट्स हो गए। एक्यूमुलेटेड लॉसेस कुछ नहीं है। ठीक, तो कितना आया, 50 भी 70, 70 11 81, 81 में से 1 लाख गया तो कितना बचा, 80 लाख। कितना रह गया, 80 लाख। अब थर्ड की बात कर लो, थर्ड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मैं इक्विटी में डेट प्लस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो इक्विटी मेरी कितने की है, 80 लाख, उसमें डेट्स प्लस कर देते हैं 30 लाख के, तो ये कितना आ गया, 1,10,00,000 का मेरा क्या आ गया, कैपिटल। और अगर मैं इक्विटी में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटा दूं तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो यानी कि इस 80 लाख में से प्रेफरेंस शेयर 20 लाख की हटा दो तो कितने बचेगी, 60 लाख। तो 60 लाख हमारा क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। बात समझ आ रही है। अब सब निकल गया, बस अब तो सीधा फॉर्मूले ही डालने हैं। सबसे पहले ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना था, 16 लाख। ईबीआईटी कितना आया था, 16 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था, 1,10,00,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था, 1,10,00,000। ठीक है ना, ये हो गया। तो कितना हुआ, इंटू 100 कितना आ रहा है निकालना, हाँ 14.54%, ये आया था निशा। तो कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है ना, बोलना है आंसर, दूसरे का देखने की वेट नहीं करनी, खुद से बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बट कॉन्फिडेंस रखो। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी में ईएटी चाहिए, ईएटी कितना है, 8,16,000। तो 8,16,000 डिवाइड बाय इक्विटी कितनी है, इक्विटी आई थी हमारी 80 लाख, इंटू 100 तो कितना आ रहा है, 10.20%, 10.20% ये आ गया। और लास्ट रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, तो ईएआईटीडी कितना है, 6,16,000 डिवाइड बाय 60 लाख इंटू 100, 10.26%, 10.26%। बात समझ आ रही है। चलो लिखना सॉल्यूशन, यहां तक उतार के ना एक बार रुक जाना, क्योंकि इसके बाद में वो इंडिकेट वाली लाइन लिखवाऊंगा, ठीक है ना, इट इंडिकेट्स की ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो एक एक लाइन लिखवाऊंगा हर एक के बाद। इस पे जब एक एक पॉइंट निकाल लोगे ना, आरओआई निकाल लोगे, तो उसके बाद एक लाइन लिखने के लिए रुक जाना, फिर अगले के लिए। हो गया लिखना, इट इंडिकेट दैट it indicates that
ऑन every rupee 100 of total investment or on every rupee 100 of total investment or capital employed, comma return earned by the company is 14.54 सेकंड लिख लो। टेन पॉइंट जीरो लिखना। इट इंडिकेट्स दैट on every rupee 100 of owners fund comma return earned by owners are 10.2 आर रुपीज 10.2। तो ओनर ने अगर 100 रुपए लगाए तो उस पर 10.2 ओनर ने कमाए। ठीक, और लास्ट ओनर्स रिटर्न अर्नड बाय ओनर इज 10.2। थर्ड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। Done. लिखना। it indicates that on every rupee 100 of equity shareholders comma return earned by them is 10.26। चलो एक देखना क्वेश्चन नंबर वन में हम फर्स्ट पॉइंट कर लेंगे, सेकंड पॉइंट कर लेंगे, थर्ड पॉइंट को अभी पेंडिंग रखेंगे और फोर्थ पॉइंट करेंगे। तो यानी कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना है, सेकंड पार्ट करना है और फोर्थ पार्ट करना है। थर्ड पार्ट अभी नहीं करना क्योंकि एसेट टर्नओवर रेशियो अभी हमने नहीं पढ़ी। ठीक, आगे जाके पढ़ेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से समझना। एक्स कंपनी हैज मेड प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल के लिए क्या बनाया, प्लान बनाया। इट इज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी विल एम्प्लॉय टोटल एसेट्स ऑफ ₹8 लाख। कहता है कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने के होंगे, 8 लाख। कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने के होंगे, 8 लाख। ठीक, 50% ऑफ द एसेट्स बीइंग फाइनेंस बाय द बोरोइंग कैपिटल, यानी कि 4 लाख रुपए का तो क्या ले लिया होगा, लोन ले लिया होगा, और उस लोन पे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, 8%। ठीक, तो यानी कि हमारी अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, मान लो अगर बैलेंस शीट की बात करें तो ये साइड हमारी एसेट होती है, ये साइड हमारी लायबिलिटी होती है। तो एसेट का टोटल कितना है, 8 लाख, तो लायबिलिटी का भी टोटल कितना रहेगा, 8 लाख। राइट, 8 लाख में से लोन कितने का है, 4 लाख का, वो भी कितने परसेंट लोन, 8%। ठीक, कहते हैं द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड एट 4,80,000, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, सीओजीएस की बात कर। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या हो गया, सीओजीएस की बात कर रहा है। सीओजीएस हमारा कितना हो गया, 4,80,000। सीओजीएस कितना हो गया, 4,80,000।
और कहता है ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 80,000। ये क्या हो गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। द गुड्स विल बी सोल्ड टू कंज्यूमर कस्टमर एट 150% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि अगर 4,80,000 की डायरेक्ट कॉस्ट है तो करना इसका 150%। कितना 7,20,000। तो यानी कि मेरी सेल कितने की हो गई 7,20,000 की। सेल्स कितने की हो गई 7,20,000 की। कहता है टैक्स रेट कितना मान लो 50% मान लो। टैक्स रेट कितना हो गया 50%। अब कैलकुलेट करना है तो अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा तुमने ये नहीं उतारा ना अभी, सॉरी इसका वर्किंग नोट उतार लो पहले एग्जाम्पल। ये वर्किंग नोट उतार लो बता लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या बोला था, टोटल एसेट्स 8 लाख के हैं, लोन 4 लाख का हो गया। एक डिटेल क्वेश्चन नंबर 1 ने हमें ये दे दी कि सीओजीएस कितना है 4,80,000। इस सीओजीएस के बेस पे हमें सेल्स पता चल गई 4,80,000 का 150% यानी कि 7,20,000। ठीक, तो अगर मैं
इनकम स्टेटमेंट बना लूं, अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बना लूं तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आती है, सेल्स। सेल्स कितनी है, 7,20,000 माइनस सीओजीएस। सीओजीएस कितना है, 4,80,000। तो ये हमारा क्या आ जाता है, ग्रोस प्रॉफिट। ये हमारा क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट। ठीक, ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट हो गया। ग्रोस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस करते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम क्वेश्चन में है नहीं, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो है कितने के, 80,000 के। तो ये हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए 80,000। तो ये मेरा क्या आ गया, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, 1,60,000। राइट, 1,60,000 का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। क्या क्वेश्चन में कोई नॉन ऑपरेटिंग है, नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं है। तो मैं इसी को क्या बोल सकता हूं, मैं इसी को ईबीआईटी बोल सकता हूं। मैं इसी को क्या बोल दूंगा, ईबीआईटी। हाँ, तो मैंने क्या बोला, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1,60,000। ईबीआईटी, इसी को ईबीआईटी भी बोल देंगे क्योंकि कोई और खर्चा नहीं है बीच में। अब माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने अभी देखा था 4,00,000 रुपए का क्या है, लोन है। क्योंकि उसने बोला था टोटल एसेट अगर 8,00,000 के है, उसका 50% क्या है, लोन है। और वो भी कितने परसेंट पे, 8% पे। तो 4,00,000 का 8% कितना आया, 32,000 आई थिंक, 32,000। तो कितना बचा, इसको हम बोलेंगे ईबीटी। कितना आया, 1,28,000। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, कितना कितना परसेंट है टैक्स, 50%। टैक्स का कितना रेट है, 50%। तो टैक्स कितना हो गया, 50%। तो 50% माइनस किया तो 64,000। और ईएटी भी हमारा फिर कितना आ गया, 64,000। ईएटी भी कितना आ गया, 64,000। प्रेफरेंस शेयर की क्वेश्चन ने कोई बात नहीं करी, तो प्रेफरेंस शेयर छोड़ दो, हमें इतना ही यहीं तक निकाल के छोड़ दो। ठीक, क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन ने हमसे मांगा क्या है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन बोल लो या नेट प्रॉफिट रेशियो बोल लो, एक ही बात है। नेट प्रॉफिट रेशियो बोल लो, एक ही बात है। ठीक, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, ईएटी भी बोलते हैं। नेट प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, ईएटी भी बोलते हैं। हमने उधर लिखा था जब मैंने तुम्हें इनकम स्टेटमेंट बनवाई थी, इनकम स्टेटमेंट में ईएटी या नेट प्रॉफिट दोनों वर्ड लिखवाए थे। ठीक, तो नेट प्रॉफिट यानी कि ईएटी। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 64,000 डिवाइड बाय सेल्स। सेल्स कितनी है, 7,20,000। तो सेल्स आ गई 7,20,000 इंटू क्या हो गया, 100। कितना आ रहा है, 8.88%। 8.88%। ठीक है, तो 8.88% हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया। पहला खत्म। दूसरा, दूसरा क्या कहता है, रिटर्न ऑन एसेट्स। देखना, रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला लिखवाया था किसमें, प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट वाले में। प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला लिखवाया था। क्या फॉर्मूला था, रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें, टोटल सॉरी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। मिल गया। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने निकाल लिया। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 1,60,000। टोटल एसेट्स कितने के हैं, टोटल एसेट्स क्वेश्चन ने खुद बता दिया था हमें कि टोटल एसेट्स कितने के हैं, 8,00,000 के। तो 1,60,000 डिवाइड बाय 8,00,000 इंटू 100। तो कितना आया, 20%। कितना आ गया, 20%। बात समझ आ रही है, क्लियर है। और लास्ट कहता है रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक, तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईएटी अपॉन इक्विटी इंटू 100। ईएटी अपॉन इक्विटी इंटू 100। अब एक बात सोचो, अगर तुम्हारे पास टोटल लायबिलिटी 8,00,000 की है,
जिसमें से 4 लाख तो बाहर से लोन ले रखा है, तो बाकी बचा 4 लाख क्या होगा, इक्विटी से लिया होगा। बाकी बचा 4 लाख किससे लिया होगा, इक्विटी से। ठीक है ना। याद है लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने इक्विटी का, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो टोटल एसेट 8 लाख क्या है, लायबिलिटी 4 लाख की है, तो बचा हुआ 4 लाख क्या हो गया, हमारी इक्विटी हो गई। ठीक, तो इक्विटी कितनी की आ गई, 4 लाख की। ईएटी कितना था, ईएटी आया था 64,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, कितना आ रहा है, 16%। कितना आ गया, 16%। क्लियर है क्या। ठीक, इसकी पीडीएफ भेजी हुई है मैंने ग्रुप में, तो क्वेश्चन खोल लो साथ साथ और उतार लो। क्वेश्चन खोल लो साथ साथ, वहां से समझते जाओ कौन सी वैल्यू कहां से आ रही है, कोई डाउट आता तो पूछो और साथ साथ नोट कर लो। क्यों। क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 15, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। क्वेश्चन साथ साथ पढ़ लो, कोई डाउट हो तो पूछो और नोट कर लो। तो बोला तो है 6:30 7 तक, तब तक तो हम पढ़ ही रहे हैं, तब तक तो हम पढ़ ही रहे हैं। हाँ। ट्राई करना इनकम स्टेटमेंट यहाँ से ना देखो, अपने आप से बनाओ। ठीक है ना, इनकम स्टेटमेंट अपने आप से बनाओ, अगर कहीं अटको तो देख लेना।
इंटरेस्ट की इंटरेस्ट, उसने लिखा है टोटल एसेट 8 लाख के है, जिसका 50% उसने बाहर से लोन लेके किया, तो लोन कितना होगा 4 लाख, उस 4 लाख पे 8% इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो निकालना समझ आ गया कि कैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए चीजें मिसिंग होगी, या तो इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी या फिर इक्विटी वगैरह का फॉर्मूला लगाना रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी क्या आ जाएगी, रिटर्न वगैरह सब निकल जाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। तो हमने शुरू में जहां पर रेशियो चैप्टर शुरू किया था, मैंने तुम्हें बताया था इस चैप्टर में 5 टाइप की रेशियो है। पहला क्या था, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालना फर्स्ट पेज जहां पर रेशियो शुरू हुआ था, बिल्कुल जहां पर हमने रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें ये 5 टाइप की रेशियो दिख रही है। पहली प्रॉफिटेबिलिटी, इस पे टिक कर दो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारी हो गई है, ठीक। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गई। सेकंड हेडिंग डालना सोलवेंसी रेशियोज, सेकंड हेडिंग डाल दो सोलवेंसी रेशियोज, ठीक। सेकंड हेडिंग डाल दो सोलवेंसी रेशियो। तो एक पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सोलवेंसी रेशियो की बात करूं, सोलवेंसी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट वर्ड सुना है? इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट दिवालिया। बैंकरप्ट हो गया मतलब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो अगर इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया है, तो सोलवेंट का मतलब क्या हुआ? सोलवेंट का मतलब हुआ कि कंपनी के पास अच्छे खासे पैसे हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए अपना बिजनेस अच्छे से चला सकती है। तो सोलवेंसी रेशियो भी यही बताएगी कि कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी कैसा बिजनेस चला सकती है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो लिखना दीज ratios tells us about these ratios tells us about the long term financial position of a company. These ratios tells us about the long term financial state position of a company. यानी कि एक कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान में रखेंगे, और उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या रेशो निकालेंगे। सबसे पहली रेशो क्या आएगी, साथ साथ लिखते रहना। सबसे पहली रेशो हम कैलकुलेट करेंगे डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो यानी कि एक कंपनी के पास कितने डेट है और कितनी इक्विटी है, ये याद रखना। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, यहां पर सिर्फ डेट अपॉन इक्विटी करेंगे। टाइम्स में आंसर आ जाएगा, टाइम्स या रेशो पे, टाइम्स में आ जाएगा, रेशो में आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो 2:1 आ रहा है, तो 2:1, 3:1, 4:1, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड,
सेकंड रेशो डेट टू टोटल फंड रेशो। टोटल फंड का मतलब क्या होता है? टोटल फंड का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल फंड का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि सबका पैसा। तो अगर डेट टू टोटल फंड है, इसका मतलब क्या हुआ? डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना पोर्शन डेट है, कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना पोर्शन डेट है। ठीक, सेम ऐसे ही थर्ड पॉइंट, इक्विटी टू टोटल फंड रेशो। इक्विटी टू टोटल फंड रेशो, तो इक्विटी कितनी है? तो इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी अपॉन क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी इन सब के ऊपर ना एग्जांपल से समझाऊंगा, एक एक फॉर्मूले को, इसको एक एक फॉर्मूले को बताऊंगा, एक एक फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। यहीं बैठ जाओ, ठीक है ना? तो एक एक फॉर्मूले पे अभी हम बात करेंगे। ठीक, नोट लिखना, नोट। टोटल फंड मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल फंड मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड, फुल स्टॉप। एक और नोट लिखना नेक्स्ट लाइन में, सेकेंड प्लस थर्ड रेशो, रेशो नंबर 2 प्लस रेशो नंबर 3, रेशो नंबर 2 प्लस रेशो नंबर 3, यानी कि ये वाली रेशो और ये वाली रेशो, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे बनाएगा? क्योंकि अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो देखना, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, एलसीएम आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, तो एलसीएम आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, तो डेट प्लस क्या हो गया? इक्विटी। तो एलसीएम अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है, इन दोनों को प्लस करके भी क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया? तो याद रखना, अगर क्वेश्चन बोले डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो या डेट टू टोटल फंड रेशियो 60% है, तो ये क्या हो जाएगा? 40%। ये क्या हो जाएगा? 40। समझ आ रही है? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो यानी कि ओनर्स के बारे में बात करेगा कि आपकी कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, उनमें से कितना पैसा ओनर ने लगा रखा। ठीक है ना? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोप्राइटरी रेशो। ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रोप्राइटरी रेशो। फिफ्थ, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये याद रखना, जो प्रोप्राइटरी रेशो है वो परसेंटेज में आएगा, जो ऊपर वाले 3 रेशो है वो रेशो में ही रहेंगे, जैसे 3:1, 2:1, 5:1, इस तरीके से रहेंगे। ठीक, तो वो तो रेशो में ही आएंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का आंसर जो आएगा वो टाइम्स में आएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का आंसर किस में आएगा? टाइम्स में। फॉर्मूला क्या होगा इसका? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेट्स। ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेट्स। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। ये इनकम स्टेटमेंट याद है, ईबीआईटी कितनी है? 1,60,000। इंटरेस्ट कितना है? 32,000। करना डिवाइड, कितना आ रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो? 1,60,000 डिवाइड बाय 32,000 कितना आ रहा है? 5। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कंपनी के पास इतना पैसा है कि ऐसा ऐसा इंटरेस्ट तो मैं 5 बार पे कर सकता हूं। बात समझ आ रही है? 5 टाइम्स आ रहा है ना आंसर। 5 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? मेरी कंपनी इतना पैसा कमा रही है कि इतना ऐसा इंटरेस्ट तो मैं 5 बार पे करने के लिए एलिजिबल। ठीक, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी कि आप इंटरेस्ट को कितनी बार कवर कर सकते हो, आपके पास कितना प्रॉफिट है कि आप इंटरेस्ट को कितनी बार कवर कर सकते हो, वो आपका क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशो कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। बात समझ आ रही है? ठीक, नेक्स्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड किस में से दिया जाता है? ईएटी में से।
इनकम स्टेटमेंट में बनाते हैं तो ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ईएटी अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड, ईएटी अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। और ये आंसर भी किस में आएगा, टाइम्स में, ये आंसर भी किस में रहेगा, टाइम्स में। ठीक, मतलब वही सेम रहेगा कि हमारी कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है कि हम कितनी बार का डिविडेंड पे कर सकते हैं। और लास्ट इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो, लास्ट लिख लो, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो 7 है आई थिंक ये, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो, इसका आंसर भी किस में रहेगा, टाइम्स में ही रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, EAITD अपॉन इक्विटी डिविडेंड, क्योंकि जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा उसी में से इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, तो EAITD अपॉन इक्विटी डिविडेंड, EAITD अपॉन इक्विटी डिविडेंड, ये आ जाएगा। बात समझ आ रही है। और इसका आंसर भी किसमें आएगा, टाइम्स में आएगा। लिखना एक एग्जांपल, इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं। लिखना एग्जांपल, तनीषा लिमिटेड इज अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, Tanisha Limited is a car manufacturing company and you are provided with its financial position, you are provided with its financial position as on 31st March 2026, as on 31st March 2026, 31 मार्च 2026 के डाटा दिया हुआ है। क्या डाटा दिया हुआ है, एक दी हुई है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 6000, और मान लो ये जो अमाउंट है ये किस में है, लैक्स में है, ये जो अमाउंट है ये किस में है, लैक्स में। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 6000, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है 2000, 10% डिवेंचर्स कितने हैं 3000, और रिटेन्ड अर्निंग्स कितने का है 500, रिटेन्ड अर्निंग्स कितने का है 500। एक ही लाइन लिखो, एक डेढ़ लाइन, 2 लाइन छोड़ दो। इक्विटी शेयर कैपिटल 6000, ये सारी फिगर लैक्स में है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2000, डिवेंचर्स 3000 और रिटेन्ड अर्निंग्स कितना 500। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सारी डाटा दिया हुआ है। अब हम अगर बात करें कंपनी का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेट से कितना है 1200, ये भी किस में है लैक्स में, ये भी किस में है लैक्स में। और इनकम टैक्स का रेट कितना है, इनकम टैक्स रेट कितना है 40%, इनकम टैक्स रेट कितना है 40%। ठीक, इनकम टैक्स रेट कितना है 40%। कैलकुलेट, क्या हो गया, और अच्छा चलो लिखना, कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट डेट इक्विटी रेशो, फर्स्ट पॉइंट डेट इक्विटी रेशो, सेकंड पॉइंट डेट टू टोटल फंड रेशो, डेट टू टोटल फंड रेशो, थर्ड इक्विटी टू टोटल फंड रेशो, इक्विटी टू टोटल फंड रेशो, फोर्थ इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, फिफ्थ प्रेफरेंस डिविडेंड, फिफ्थ क्या आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो, फिफ्थ में क्या रहेगा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। थर्ड, थर्ड क्या था इक्विटी टू टोटल फंड रेशो, इक्विटी टू टोटल फंड रेशो। इक्विटी टू टोटल फंड रेशो, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशो, फिर डेट कवरेज प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। नेक्स्ट देखना, अब इसको कैसे निकालेंगे सारी चीजें। सबसे पहले लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मेरे साथ साथ बना लो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या बनेगी, इनकम स्टेटमेंट बनेगी। इनकम स्टेटमेंट की बात करें, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है आई थिंक 1200। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1200 है, इसी को हम क्या मान लेंगे, ईबीआईटी मान लेंगे, क्योंकि कोई भी नॉन ऑपरेटिंग चीजें नहीं है।
इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 3,000 के डिबेंचर्स है, वो भी 10%, तो 3,000 का 10%, 3,000 का 10% यानी कि कितना हो गया? 300। तो ये क्या आएगा? ईबीटी। ईबीटी कितना हो जाएगा? 900। ईबीटी कितना हो जाएगा? 900। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, और टैक्स कितना है? 40%। तो 900 का 40% कितना हो गया? 360। 900 का 40% कितना हो गया? 360। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ई ए टी। ई ए टी कितना है? 540। ई ए टी कितना है? 540। इसमें से माइनस करेंगे क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड। और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 2000 के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 12%, तो 2000 का 12%, 2000 का कितना? 12%। तो 2000 का 12% मतलब क्या हुआ? कितना आ गया? 240। 240। तो ये हमारा क्या आएगा? ई ए आई टी डी कितना? 300। ई ए आई टी डी कितना आ गया? 300। बात समझ आ रही है? पहला वर्किंग नोट। दूसरा वर्किंग नोट क्या चाहिए हमें? हालांकि बाकी वैसे ऑलमोस्ट दिया हुआ है, हमें क्या क्या निकालना है? चलो निकालना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या निकालना है? डेट इक्विटी रेशो। सबसे पहले क्या चाहिए? डेट इक्विटी रेशो। तो सबसे पहले हमें चाहिए डेट इक्विटी रेशो। फॉर्मूला क्या है डेट इक्विटी रेशो का? डेट अपॉन इक्विटी। फॉर्मूला क्या है डेट इक्विटी रेशो का? डेट अपॉन इक्विटी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं डेट की बात करूं तो डेट सिर्फ क्या हो गया? ये डेट है मेरा, ठीक। तो डेट कितना है? 3,000। तो डेट आ गया कितना? 3,000 डिवाइड बाय इक्विटी की बात कर लेते हैं। तुम्हारी तरह ये भी थक गया। इक्विटी की बात करें तो इक्विटी का फॉर्मूला क्या था? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो यानी कि 6,000, 2,000, 8,000 और 500, 8,500 कितना आ गया? 8,500। ठीक। तो डिवाइड करना कितना आ रहा है? 0.35। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे 0.35:1। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरी कंपनी में 1 रुपए की इक्विटी होती है तो उसके बदले में, मतलब अगर मेरी कंपनी में ओनर 1 रुपए लगाते हैं तो लोन कितने का लेते हैं? 35 पैसे का, 35 पैसे। तो लिखना इट इंडिकेट्स दैट ऑन एवरी ₹1 ऑफ इक्विटी, it indicates that on every ₹1 of equity, comma, portion of debt is 35 पैसा। portion of debt is 35 पैसा, 35 पैसा, full stop। ideal debt equity ratio is 2:1। ideal डेट इक्विटी रेशियो इज 2:1। ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये क्या कह रहा है? कहता है अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना तो 2:1 बढ़िया है। 2:1 का मतलब क्या हुआ? ओनर लगा रहे हैं 1 रुपए और बाहर से लोन ले रहे हैं 2 रुपए। तो मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हो बाहर के लोगों के पैसे पे कर रहे हो, अपने पैसे पे कम कर रहे हो, तो कंपनी के लिए चीज अच्छी है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर सोचो तुम इन्वेस्टर हो, तुम क्या किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाओगे जो 2:1 की रेशियो रख रही है? नहीं, मैं तो नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने खुद के पैसे तो बहुत कम लगा रखे हैं, लोन ज्यादा ले रखा है। कल को कंपनी भाग गई तो पैसा किसका डूबेगा? जो लोन दे रहा है। तो हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आइडियल रेशियो क्या होता है? 1:2 होता है। तो लिखना आइडियल रेशियो इज 1:2 फ्रॉम लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आइडियल रेशियो इज 1:2 फ्रॉम लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि अगर लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो उनके लिए क्या होगा? 1:2 अच्छा होगा, क्योंकि वहां पर वो भरोसा कर सकते हैं कंपनी पे कि भाई हम पैसा लोन पे दे सकते हैं, हम पैसा क्या कर सकते हैं? लोन पे दे सकते हैं। बात समझ आ रही है? इक्विटी कैसे कैलकुलेट करी वो लिखना है तो लिख लो, वरना नेक्स्ट चल सकते हैं।
जो इक्विटी निकाला था ना 8500 इन दिनों को प्लस करके, ये प्लस करके दिखाना है तो दिखा दो। 6000 प्लस 2000 प्लस 500, ठीक है ना। तो इक्विटी इस तरीके से आई थी 6000 प्लस 2000 प्लस 500। सेकेंड सेकेंड पॉइंट क्या पूछा था हमने से क्वेश्चन ने, डेट टू टोटल फंड रेशो, डेट टू टोटल फंड रेशो। डेट टू टोटल फंड की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक। तो डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, हाँ, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो डेट कितने हैं, डेट तो वही सेम 3000 है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी, यानी कि इन दोनों को प्लस कर लो, 3000 प्लस 8500, तो यानी कि 3000 डिवाइड बाय 11500 कितना आ रहा है, 0.26:1, 0.26:1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डेट टू टोटल फंड रेशो। इट इंडिकेट्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी में टोटल 1 रुपए इन्वेस्ट हुआ, उसमें से 26 पैसे किसके हैं, डेट के, उसमें से 26 पैसे किसके हैं, डेट के, ठीक। तो लिखना, इट इंडिकेट्स दैट आउट ऑफ टोटल फंड ऑफ ₹1, it indicates that out of total fund of ₹1, comma, the proportion of debt is 26 paisa, the portion of debt is 26 paisa, the portion of debt is 26 paisa, 26 पैसा। थर्ड निकालो, इक्विटी टू टोटल फंड रेशो, ये तुम खुद निकालो, इक्विटी टू टोटल फंड रेशो। इक्विटी टू टोटल फंड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी टू टोटल फंड रेशियो का फॉर्मूला हो गया इक्विटी टू टोटल फंड रेशियो। फॉर्मूला क्या है, इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी कितनी है 8500, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 11500, कितना आ गया 0.74:1, 0.74:1। अब देखो मैंने बताया था ना कि अगर टोटल 1 रुपए है, उनमें से अगर डेट 26 पैसे है तो इक्विटी कितनी हो जाएगी 74 पैसे। बात समझ आ रही है। तो अगर एक 26 पैसे हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी 74 पैसे। तो इट इंडिकेट्स वाली लाइन लिख दो सेम, इट इंडिकेट्स वाली लाइन लिख दो सेम। ऊपर वाले डेट वाले में से देख लो, इट इंडिकेट्स दैट आउट ऑफ टोटल फंड ऑफ ₹1, आउट ऑफ टोटल फंड ऑफ ₹1, comma, the portion of equity is 74 पैसा, the portion of equity is 74 पैसा। फोर्थ क्या मांगा था हमसे क्वेश्चन ने, फोर्थ मांगा था इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो निकालना इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या था, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ईबीआईटी और इंटरेस्ट कहां से ले लो, इनकम स्टेटमेंट से। ईबीआईटी कितनी है 1200, इंटरेस्ट कितना है 300। ईबीआईटी कितनी है 1200, इंटरेस्ट कितना है 300, तो कितना आ गया 4 टाइम। इसका आंसर किस में आएगा, टाइम्स। तो ये क्या हो गया 4 टाइम। लास्ट, अच्छा नहीं, इस पे लिख लो पहले। It indicates that on every ₹1 of interest payment, on every ₹1 of interest payment, comma, EBIT is ₹4, EBIT is ₹4, यानी कि ₹1 का इंटरेस्ट पे करने के लिए कंपनी के पास ₹4 की अर्निंग होती है, 4 गुना अर्निंग रहती है, ठीक है ना।
तो जितनी ज्यादा होगी अच्छी है, जितनी कम होगी अच्छी है, ज्यादा। तो लिख दो हायर द रेशो द बेटर इट इज, हायर द रेशो द बेटर इट इज, हायर द रेशो द बेटर इट इज। लास्ट फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या था? ईएटी अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड, ईएटी अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ईएटी कितना है? 540, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 240, तो 540 डिवाइड बाय 240 कितना आ गया? 2.25 टाइम्स। तो यानी कि इतना डिविडेंड देने के लिए कंपनी के पास 2.25 टाइम्स क्या पड़ा है? अर्निंग पड़ी है, प्रॉफिट पड़ा है। तो लिखना इट इंडिकेट्स दैट ऑन एवरी रुपी वन ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ऑन every rupee one of preference dividend, comma the net profit earned is 2.25। net profit 10 मिनट लगे, net profit earned is 2.25 समझ आ रही है? ये भी क्या कहते हो, हायर या लोअर? हायर। तो हायर द रेशो द बेटर इट इज, हायर द रेशो द बेटर इट इज। एक छोटा सा एग्जांपल लिख लो फटाफट से, छोटा सा 2 मिनट लगेगी। एक वो बस इंडिकेट लिखवाना, आई मीन लिखना टोटल एसेट्स 50 लाख, टोटल एसेट्स 50 लाख, इक्विटी 30 लाख, टोटल एसेट 50 लाख, इक्विटी 30 लाख। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो। तो कितना आएगा प्रोप्राइटरी रेशो निकालना? प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या था? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100। तो इक्विटी कितनी है? 30 लाख, टोटल एसेट्स कितने हैं? 50 लाख इंटू 100, 60%, ठीक है ना? 60%, 100 होता है सिर्फ। तो इक्विटी है 30 लाख, इक्विटी हो गई 30 लाख, टोटल एसेट 50 लाख इंटू 100, तो कितना हो गया? 60%। इट इंडिकेट्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कंपनी में 100 रुपए के एसेट होते हैं, अगर कंपनी टोटल 100 रुपए के एसेट खरीदती है, तो उसमें से 60 रुपए कहां से आते हैं? इक्विटी से आते हैं, मतलब ओनर लगाते हैं पैसा। बाकी 40 रुपए कौन लगाते होंगे? बाहर वाले लगाते, ठीक है ना? तो लिखना इट इंडिकेट्स दैट ऑन एवरी रुपी 100 ऑफ टोटल एसेट्स, ऑन एवरी रुपी 100 ऑफ टोटल एसेट्स, कॉमा 60 रुपीज is finance from, 60 rupees is finance from equity। हाँ, क्लियर है? तो ये हमारी क्या हो गई? सोल्वेंसी रेशियो का क्वेश्चन आ गया। सोल्वेंसी रेशियो का एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है ना? आई थिंक इस पे अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है? इस पे क्वेश्चन अभी बाद में देखेंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया डन, 2 रेशियोज खत्म हो गई, सोल्वेंसी रेशियो खत्म हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो खत्म हो गई, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में अगली 2 करवा दूंगा, लिक्विडिटी और टर्नओवर। लिक्विडिटी और टर्नओवर कर लेंगे, फिर लास्ट में एक फाइनेंशियल रेशियो बचेगी। मतलब 2 क्लास और मान लो ये चैप्टर 2 क्लास में आराम से हमारा खत्म हो जाएगा। सोल्वेंसी में यही रेशियोज थी। क्वेश्चन क्या है एक्चुअली? क्वेश्चन ना अभी मैं इसलिए ज्यादा नहीं करवा रहा क्योंकि तुम जब क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में भी तुमने देखा मिक्स आ रहा है, ये क्वेश्चन प्रॉफिटेबिलिटी का हो गया, ये प्रॉफिटेबिलिटी का हो गया, ये प्रॉफिटेबिलिटी का हो गया, ये टर्नओवर वाले का हो गया। तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार जब सारे रेशियो समझा दूंगा, फॉर्मूले लिखवा दूंगा, फिर एक साथ कंबाइन क्वेश्चन करूंगा। पेपर में भी ऐसा ही होगा। पेपर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमसे सोल्वेंसी पे ही क्वेश्चन पूछेगा, मिक्स करके पूछेगा। एक रेशियो कहीं से आ गई, एक रेशियो कहीं से आ गई, एक रेशियो कहीं से आ गई,
ठीक, तो इसलिए सारे क्वेश्चन सारे रेशियोज करा के मैक्सिमम और फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे। जैसे तुम इसमें देख रहे हो, ये करंट रेशो लिक्विडिटी का पार्ट है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो, नेट वर्किंग कैपिटल रेशो, सेल्स रेशो, ऐसे करके अलग अलग टाइप की रेशो दी होगी, उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन सोल्व करना होगा, तो मैं पहले पूरे चैप्टर की रेशो समझ लेनी पड़ेगी। ठीक, क्लियर है? अच्छा, डन।